हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी YouTube में इन्वेस्टमेंट के वीडियो देख के ये सोच रहे हैं कि पैसा ही पैसा होगा, तो रुको जरा सब्र करो। तो आज मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट से आप अपने पैसों को ग्रो तो कर सकते हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट केवल पैसों को बढ़ाने के लिए नहीं करते, राइट? आप इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि फ्यूचर में आपको किसी पर्पस के लिए पैसों की जरूरत होगी, जैसे कि मैरिज, हॉलीडे, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट एटसेट्रा। यानी कि हर इन्वेस्टमेंट का एक पर्पस होना चाहिए और एक टाइमलाइन होनी चाहिए जितने सालों में आपको वो पर्पस अचीव करना है। मार्केट में तो अनगिनत इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड। आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये डिपेंड करेगा आपके पर्पस और आपकी टाइमलाइन में। आपके इन्वेस्टमेंट के कन्फ्यूजन को आज मैं कर दूंगा आसान। मोनिका हलान की बुक लेट्स टॉक मनी से मैं आपको 3 स्टेप प्रिंसिपल बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप इन्वेस्टमेंट के अनाड़ी से खिलाड़ी बन जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस 3 स्टेप स्ट्रेटेजी का फर्स्ट स्टेप है कंट्रोलिंग योर कैश फ्लो। अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं, तो आपको अपना कैश फ्लो प्रॉपरली मैनेज करना होगा। इसके लिए आपको 3 बैंक अकाउंट्स की जरूरत है। पहला, जिसमें आपकी इनकम आती है, इनकम अकाउंट। दूसरा, स्पेंड इट अकाउंट, जिसमें आप अपनी स्पेंडिंग और ईएमआई को जमा करेंगे। और तीसरा, इन्वेस्ट इट अकाउंट, जिसमें आप उन पैसों को जमा करेंगे जो आपको किसी न किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। एक सिंपल थंब रूल है कि आपकी इनकम का 50% स्पेंडिंग में, 30% ईएमआई पे और मिनिमम 20% इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। इन 3 अकाउंट्स को मेंटेन करके आप अपने कैश फ्लो को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको लेना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके लिए मिलते हैं राजू से। 25 साल की उम्र में राजू की जॉब लग चुकी है और उसने अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दी है। 30 साल की उम्र में उसने शादी कर ली। 35 साल की उम्र में उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। 50 साल की उम्र में उसके बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं और 60 साल की उम्र में वो हो जाएगा रिटायर। अब राजू की लाइफ और आपकी लाइफ की एज शायद मैच ना करे, लेकिन इवेंट्स लगभग मैच करेंगे। यानी कि 5 साल में राजू को मैरिज के लिए पैसे चाहिए, 10 साल में चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड पैसा चाहिए, 25 साल में चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, 35 साल में रिटायरमेंट के लिए उसे पैसा चाहिए। ये सब हैं लाइफ के प्लान्ड इवेंट्स। राजू ने इन सब चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दी है, लेकिन लाइफ हमेशा राजू के प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लाइफ है एक ट्रेजेडी। कुछ ऐसे अनप्लान्ड इवेंट्स हैं जो राजू की लाइफ में आ सकते हैं, जैसे कि शादी से पहले ही जॉब लॉस या जॉब चेंज करने के लिए ब्रेक, 50 की एज से पहले ही कोई मेजर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन और 60 साल के पहले ही अनटाइमली डेथ। 1000 से 1 करोड़ तो आप बाद में बनाएंगे। सबसे पहले आप कवर करेंगे अपने लाइफ के अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। इनको करना कंपलसरी और मैंडेटरी है अगर आप अपनी और अपने फैमिली की लाइफ को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो अनप्लान्ड इवेंट्स के लिए आपको सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा, क्योंकि आपके बीमार होने के चांसेस आपके मरने से भी ज़्यादा हैं। और इंडिया में हेल्थ का कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि आपकी सारी सेविंग्स एक झटके में ही ख़त्म हो सकती हैं। इसलिए अपनी सिटी और अपनी फैसिलिटी की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज लेना होगा। छोटी सिटी में ये कवरेज होगा 5 लाख, एक मीडियम लेवल की सिटी में 10 लाख और एक मेट्रो और लग्जरियस सेटिंग में यह होगा 15 लाख। नेक्स्ट स्टेप है लाइफ इंश्योरेंस। ये होता है आपकी अनटाइमली डेथ में आपके जो लाइफ के प्लान्ड इवेंट्स हैं उनका बर्डन आपकी फैमिली पे ना आए, इसलिए आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड 3 प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। टर्म इंश्योरेंस, जो कि है केवल प्योर लाइफ इंश्योरेंस। एंडोमेंट, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है मैच्योरिटी पे। तीसरा है यूलिप, इसमें लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स भी मिलते हैं। इनमें से एंडोमेंट और यूलिप आर अ बिग नो, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में इंश्योरेंस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट कंबाइंड होता है, इसलिए इनका एक्सपेंस स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें रिस्क कवरेज की वैल्यू बहुत ही कम है। यानी कि अनटाइमली डेथ में आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत ही कम रुपए मिलेगा टर्म इंश्योरेंस के मुकाबले। और अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए आपके पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है जॉब लॉस, जॉब चेंज या कोई भी ब्लैक स्वान इंसिडेंट।
अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आपकी लायबिलिटीज हैं तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने का स्पेंड इट और इन्वेस्ट इट अकाउंट का पैसा लिक्विड फॉर्म में किसी एफडी या लिक्विड फंड में सेव करके रखना है। इमरजेंसी सिचुएशंस कैसी हो सकती हैं ये तो कोविड ने आप सबको सिखाई दिया है। थर्ड स्टेप है प्लान्ड एक्सपेंडिचर यानी कि इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड्स, डेब्ट, हाइब्रिड, इक्विटी, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और रियल एस्टेट। सिंपल शब्दों में म्यूचुअल फंड कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो आपके बिहाफ में आपका पैसा लगाते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स वाले स्मार्ट लोग आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर में लगाते हैं। इन शॉर्ट वो आपके बिहाफ में गवर्नमेंट या किसी कॉर्पोरेट कंपनी को कर्ज देते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये स्मार्ट लोग आपका पैसा कंपनी के शेयर्स खरीदने में लगाते हैं और जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू ग्रो होती है आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ग्रो होती है। तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जो कि आपके पैसे को डिवाइड कर लेते हैं, कुछ पैसा कर्ज में देते हैं, कुछ पैसा इक्विटी में लगाते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में वो आपका पैसे से 99.99% प्योरिटी वाला गोल्ड लेते हैं, अपने वेयर हाउस में रखते हैं और जब आप अपनी होल्डिंग बेचते हैं तो वो आपके बिहाफ में उस गोल्ड को बेच देते हैं। एक डाटा को स्टडी करते हैं 1980 से 2020 के बीच में। 1980 में अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में तो आज उनकी कितनी वैल्यू होती। फिक्स डिपॉजिट में उसकी वैल्यू होती 19.35 लैक्स, गोल्ड में इसकी वैल्यू होती 16.10 लैक्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में इसकी वैल्यू होती 32.78 लैक्स और सेंसेक्स में इसकी वैल्यू होती 2.3 करोड़। इस डाटा में ईयरली वेरिएशंस हो सकते हैं लोकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन वाइज। जैसे कि गुड़गांव में बंजर जमीन थी जो कि आज की डेट में डीएलएफ सिटी बन चुका है। 2003 से 2008 के बीच में अगर आपने वहां पे प्रॉपर्टी ली थी तो आपकी प्रॉपर्टी का रिटर्न कंटिन्यूअस 5 साल तक 46% CAGR था और उन 5 सालों के दौरान सेंसेक्स ने 33% का CAGR रिटर्न दिया था। रियल एस्टेट इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, यानी कि आप आसानी से उन्हें बेच नहीं सकते और आपको ब्लैक मनी से डील करना पड़ सकता है और इनका रिटर्न लोकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से निर्भर करता है। लेकिन सेंसेक्स का रिटर्न डिपेंड करता है कंपनीज के ग्रोथ में और एक ग्रोइंग इकोनॉमी में ज्यादातर कंपनीज ग्रो करती हैं और इनका रिटर्न अच्छा होता है। तो अब आते हैं आपके कंफ्यूजन में, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए सिंपल थंब रूल ये है कि अगर आपका पर्पस 3 साल से पहले है तो आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है। अगर आपका पर्पस 3 से 5 साल के बीच में है तो आपको बैलेंस या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और अगर आपका पर्पस 5 साल से ऊपर है तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और रिटायरमेंट जो कि 15 साल के बाद का टाइम है उसके लिए आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना है। ये तो हो गए इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स। कितना पैसा आपको चाहिए होगा अपने पर्पस के लिए, इसके कैलकुलेशन की सिंपल ट्रिक है 72 डिवाइड बाय इन्फ्लेशन रेट परसेंटेज। मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट जो कि है महंगाई वो है 6%, तो 72 डिवाइड बाय 6 हो गया 12, यानी कि जो खर्चा आज आपको लग रहा है 12 साल बाद एग्जैक्टली उसका डबल आपको लगेगा। सिंपल एग्जांपल देखते हैं, रिटायरमेंट के टाइम में आपको कितना पैसा चाहिए होगा। 30 साल की उम्र में राजू को चाहिए 12 लाख साल का। इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर है 6%, तो 72 डिवाइड बाय 6 हो गया 12, यानी कि 12 साल बाद 42 की एज में राजू को लगेंगे उसका डबल 24 लाख और सेम महंगाई दर में 54 साल की उम्र में ये खर्चा हो जाएगा 48 लैक्स और सेम 6% महंगाई दर में 60 साल की उम्र में ये हो जाएगा लगभग 60 लाख। तो डिफरेंट पर्पस के लिए आप डिफरेंट टाइमलाइन में कितना पैसा आपको चाहिए ये आप सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपके इन्वेस्टेड अकाउंट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। 30 साल की उम्र में इन्वेस्टेड अकाउंट का परसेंटेज 30% होना चाहिए, 40 साल की उम्र में इन्वेस्टेड अकाउंट का परसेंटेज 40% और 50 साल की उम्र में ये होना चाहिए 50%। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑथर एक लास्ट एडवाइस देती है कि ओल्ड एज में आपको अपने एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की एक विल जरूर बनानी है ताकि आपके बच्चों में कोई डिस्प्यूट ना हो और उन्हें लॉयर के चक्कर ना काटना पड़े आपके एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक टेक केयर एंड गुड बाय।